हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की 5 एमसीक्यू सीरीज में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, कुछ इंटरेस्टिंग से सवाल जो कि जुड़े हैं टॉपिक बेसिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग या फिर बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। तो आइए अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ब्रीफली आपको हमारे कोर्सेज के बारे में बता देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास आपके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की बात करें तो उसके लिए आपको पेपर 1 कॉमर्स और मैनेजमेंट के कोर्सेज मिल जाएंगे। आरपीएससी जो एग्जामिनेशन हमारा है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके अंदर एबीएसटी, ईएएफएम और बीएडीएम का कोर्स आपको मिल जाएगा। और यूपीएचईएसी का कॉमर्स का जो पेपर का कोर्स है वो भी आपको हमारी वेबसाइट से, हमारी ऐप पे मिल जाएगा। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारी ऐप पे और डिटेल्स के लिए। चलिए जी, सवाल नंबर पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। सर ऐसे सवाल आप पूछते हैं और इसमें आंसर ऑल ऑफ द अबव ही होता है। मैं तो कहता हूं भाई इसको क्वेश्चन को ना ही पढ़ो और आंसर ऑप्शन डी लगा दो। नहीं नहीं सर, हम इस क्वेश्चन को तो पढ़ेंगे। चलो जी पढ़ लेते हैं फिर। कमिटेड कॉस्ट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड इंस्टेंटली। Managed costs are incurred to ensure the operating existence of the company. Discretionary costs are related to operations. आपको बताना है आंसर 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या फिर all of the above। क्या all of the above आंसर होगा या फिर नहीं होगा, बताइए। सर इस बार आंसर ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। देखो कमिटेड कॉस्ट तो वही है जो कि आपने ऑलरेडी कमिट कर दी है। अब आप उसे एलिमिनेट इंस्टेंटली तो नहीं कर सकते। आपने कोई खर्चा कमिट कर दिया, आपने इंप्लॉय को कहा भाई तुम्हारे साथ हम समझौता कर रहे हैं कि 3 साल तक तुम्हें नौकरी से नहीं निकालेंगे, दिस इज योर कमिटेड कॉस्ट। अब आप इसे इंस्टेंटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। मैनेज कॉस्ट आपकी कौन सी है? आपकी कंपनी को चलाए रखने के लिए आपको जो खर्चे करने पड़ रहे हैं, आपको कंपनी का रेंट देना पड़ रहा है, आपको बिजली का बिल देना पड़ रहा है, तो ऐसे खर्चे जो हैं वो आपके मैनेज कॉस्ट हैं। इसके बाद आपकी है डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। कहा गया डिस्क्रिशनरी कॉस्ट आर रिलेटेड टू ऑपरेशन। देखो डिस्क्रिशनरी कॉस्ट आपकी ऑपरेशन से नहीं जुड़ी हुई, आप इनको नहीं भी करें तो भी आपका काम चल जाएगा। तो इसीलिए यहां पे कहा गया कि दे अक्कर एट द डिस्क्रिशन ऑफ द मैनेजमेंट। जैसे एडवर्टीजमेंट जो है इट इज एट द मैनेजमेंट डिस्क्रिशन, कि मैनेजमेंट कितनी एडवर्टीजमेंट दे ये डिपेंड करता है हमारी मैनेजमेंट पे, उसकी डिस्क्रिशन पे। कितना ट्रेनिंग पे खर्चा करना है, वर्कर्स की ट्रेनिंग पे कितना खर्चा करना है, ये भी डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है। तो इसलिए आंसर है 1 and 2। ऑप्शन 3 जो है वो आपकी गलत है, बिकॉज दे आर नॉट रिलेटेड टू ऑपरेशंस। चलिए तो अगला सवाल हमारे पास है। असर्शन दी गई है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर नेवर शोन इन रेगुलर कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। रीजन दिया देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो आपको बताना है क्या असर्शन रीजनिंग यहां पे बिल्कुल सही है या फिर इनमें कोई गलती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि अगर आप इस ऑल्टरनेटिव में पैसे ना लगाकर किसी और ऑल्टरनेटिव में लगाते, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव में पैसे लगाते, तो वहां पे आपको कितनी रिटर्न मिलती। आपने बिजनेस में पैसे लगाए, वहां पे आपको 10% रिटर्न मिल रही है। आप बैंक में पैसे लगाते, आपको 8% रिटर्न मिलती। तो दिस 8% इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम अपने रेगुलर कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में नहीं दिखाते। दे आर नेवर शोन इन रेगुलर कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें कोई पैसे का खर्चा नहीं हुआ, 8% का कोई हमारा पैसे का लेन देन नहीं हुआ, हमें कोई पैसे मिले नहीं, 8% की रिटर्न नहीं मिली, इसीलिए हम इसे रेगुलर रिकॉर्ड्स में नहीं शो करते। तो रीजनिंग भी बिल्कुल सही है कि देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो इसीलिए असर्शन रीजनिंग बिल्कुल सही हो जाती है और आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। चलिए सवाल है अगला। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। आपको यहां पे दे रखी है कुछ स्टेटमेंट्स और आपको बताना है राइट कोड। आपको राइट कोड यहां पे पहचानना है। तो यहां पे सबसे पहली स्टेटमेंट हमें दे रखी है, प्राइम कॉस्ट इज द एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और सेकंड स्टेटमेंट है, कन्वर्जन कॉस्ट इज द एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड। तो प्राइम कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट दोनों से जुड़ी बातें यहां पे बता रखी है और आपको इनमें से सही बातें पहचाननी है।
तो माय डियर फ्रेंड्स, ये दोनों बातें बिल्कुल सही बता रखी हैं। देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर अगर आप अपने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ देंगे, इट इज गोइंग टू बी योर प्राइम कॉस्ट। और कन्वर्जन कॉस्ट क्या होगी? कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब कि रॉ मटेरियल को आप आगे फिनिश गुड में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो उसमें कितना क्या खर्चा आप करने वाले हैं। तो रॉ मटेरियल तो ऑलरेडी हमारे पास आ गया, तो मटेरियल का खर्चा आप नहीं लेंगे। इसके अंदर हमें लेबर को लगाना पड़ेगा, उसको वेजेस देनी पड़ेगी, और फैक्ट्री में काम होगा तो फैक्ट्री के ओवरहेड भी हमें चुकाने पड़ेंगे। तो वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड का टोटल जो है, इट इज रेफर्ड टू एज द कन्वर्जन कॉस्ट। और इसीलिए आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। चलिए जी, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। लिस्ट 1 में हमें दे रखा है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, संक कॉस्ट, इंप्यूटेड कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट। और लिस्ट 2 में हमें दे रखा है कैश पेमेंट, फ्यूचर कॉस्ट, रिकॉर्डेड कॉस्ट, नो एक्चुअल कैश आउटले। बताइए कौन सी यहां पे आंसर सही है? चलिए तो करते हैं इनकी मैचिंग। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट का मतलब है कि आप खर्चा कर रहे हैं, आप किसी खर्चे की कैश में पेमेंट कर रहे हैं, अपनी पॉकेट से पैसे निकालकर उस खर्चे के दे रहे हैं। संक कॉस्ट जो है उसे बोला जाता है रिकॉर्डेड कॉस्ट। संक कॉस्ट ऑलरेडी किताबों में रिकॉर्ड कर चुके हैं, ये खर्चा आपका ऑलरेडी हो चुका है, अब आप इस खर्चे से नहीं बच सकते। आपने एक बार पैसा डाल दिया, अब वो पैसा आपका ब्लॉक हो गया। इंप्यूटेड कॉस्ट का मतलब है जिसमें आपको कोई एक्चुअल कैश आउटले नहीं करना पड़ता। जैसे आप अपने बिजनेस में काम कर रहे हैं, अगर आप कहीं और काम करते हैं, आपको सैलरी मिलती, तो दिस सैलरी इज इंप्यूटेड कॉस्ट, बट आपको सैलरी असल में अपने आप को नहीं पे करनी पड़ रही, सो देयर इज नो एक्चुअल कैश आउटले। रेलेवेंट कॉस्ट आपकी वो है जो कि फ्यूचर से जुड़ी हुई हैं। ये कॉस्ट ऐसी हैं जिनको आप कुछ ना कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, आपको डिसीजन लेना है, तो ये कॉस्ट आपके लिए रेलेवेंट है कि आप ये काम करें या ना करें। करेंगे तो कुछ खर्चा होगा, तो ये आपकी फ्यूचर की कॉस्ट है, आपके डिसीजन लेने के लिए ये रेलेवेंट बन जाने वाली है। संक कॉस्ट जो आपकी हैं, दे आर इररेलेवेंट, ऑलरेडी पैसा खर्च दिया, अब आपके लिए रेलेवेंट नहीं है कोई आगे डिसीजन लेने के लिए। तो इसलिए आंसर जो है, इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए जी, सवाल है ऑल ऑफ द फॉलोइंग वुड बी पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल एक्सेप्ट फ्यूल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ग्रीस एटसेट्रा, कंज्यूमेबल स्टोर्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मटेरियल, ऑल मटेरियल पासिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। अब आपका जो मटेरियल है ना, मटेरियल उसे दो में क्लासिफाई कर लेते हैं, एक है जी डायरेक्ट मटेरियल और एक है इनडायरेक्ट मटेरियल। तो आपसे पूछ रहे हैं भाई इनमें से सभी इनडायरेक्ट मटेरियल हैं एक को छोड़ के, यानी कि आपको बताना है इनमें से कौन सा डायरेक्ट मटेरियल है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे ए, बी और सी हमारे इनडायरेक्ट मटेरियल हैं, डायरेक्ट रॉ मटेरियल हमारे नहीं है, बट इनका भी इस्तेमाल हमें करना ही पड़ता है कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। तो इसीलिए हमारा जो आंसर बनेगा, इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। जो आपका मटेरियल एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में जा रहा है, दिस इज योर डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल के अंदर कौन सी चीजें आएंगी? जो आपने डायरेक्टली अपनी प्रोसेस के लिए परचेज किया, जो यहाँ पे आपका एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में जा रहा है। प्राइमरी आपका पैकेजिंग मटेरियल, उसे भी डायरेक्ट मटेरियल में ही यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो जैसे आप क्रूड ऑयल से यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आप पेट्रोल डीजल बनाने वाले हैं, तो दिस क्रूड ऑयल इज व्हाट? दिस क्रूड ऑयल इज योर डायरेक्ट मटेरियल। इसके अलावा आप यहाँ पे कुछ और स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ और टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी योर इनडायरेक्ट मटेरियल। दे आर नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्रोडक्शन, बट दिस क्रूड ऑयल इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्रोडक्शन। आप जो है क्या करने वाले हैं, आप मान लीजिए यहाँ पे कुछ छोटी सी चीज बनाने वाले हैं। क्या बनाएंगे आप आइसक्रीम बनाने वाले हैं। तो आइसक्रीम बनाने के लिए आपको जो बेसिक रॉ मटेरियल चाहिए, आपको क्या चीजें चाहिए भाई? आइसक्रीम के फ्लेवर बनाने के लिए आपको चॉकलेट लेनी पड़ेगी, दिस इज योर डायरेक्ट मटेरियल। और इसके अलावा बाकी सारी जो चीजें होंगी, बाकी सारा सामान भी तो इंक्लूड होगा ना। आप आइसक्रीम जिस मशीन में बनाएंगे उस पर आपको तेल देना पड़ेगा, लुब्रिकेशन करनी पड़ेगी उसकी। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी योर मटीरियल कॉस्ट, बट इट इज नॉट डायरेक्ट मटीरियल, इट इज इनडायरेक्ट मटीरियल। तो इसीलिए ऐसी कॉस्ट जो है आपकी, ये आपके डायरेक्ट नहीं माने जाते, इनडायरेक्ट माने जाते हैं। और यहां पे आंसर जो है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बन जाएगा। तो ये थे जी आज के हमारे डिस्कशन के सवाल। अब यहाँ पे आपके लिए होमवर्क सवाल है, इसका आंसर आपको हमें कमेंट्स के थ्रू बताना है, हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का।
सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा डिस्कशन। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इस पे ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाएं और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।